अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ इकोलाई, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के इकोलाई कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, और फिर देखेंगे कि इकोलाई इज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। किस बेस पर हम इसे मॉडल ऑर्गेनिज्म कहते हैं? जीनोम, सिंप्लिसिटी ऑफ जीनोम, इजी टू ग्रो और रैपिड ग्रोथ रेट, इनकी बेस पर ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किस किस वे से ये मल्टीप्लाई कर सकता है, बाइनरी फिशन एंड कॉन्जुगेशन। एट द एंड इज रोल ऑफ इकोलाई इन बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल है। मेन पर्पज हमारी स्टडी का यही है एट द एंड कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या रोल आता है बायोटेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में कि ये इकोलाई दिखने में ऐसा होता है ऑलमोस्ट। उसके पास एक फ्लैजेला होता है या मोर देन वन फ्लैजेला होते हैं, और दरमियान में इसका जो उसके बाद फ्लैजेला के साथ बिल्कुल जो नीचे वाली लेयर है दैट इज कैप्सूल। ये कैप्सूल है, ठीक है। फ्लैजेला देन कैप्सूल, कैप्सूल के नीचे सेल वॉल, ये सेल वॉल, एंड देन सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज नजर आ रही है आपको, ये डॉट से, ये शो किया गया राइबोसोम्स और राइबोसोम्स, और दरमियान में ये जो है दैट इज डीएनए, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस होने की वजह से, लेकिन इसका डीएनए होता है, इसके पास सेंटर में होता है। और ये शो कर गई पिल्लाई, इसे रिप्रोडक्टिव काम के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कंजुगेशन के लिए यूज करेंगे इन्हें। अब आते हैं इनके इसके बारे में कि इकोलाई होता क्या है। इकोलाई रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड लाइक बैक्टीरियम है, ये एक बैक्टीरिया है, रॉड लाइक बैक्टीरियम, और ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम स्टेनिंग में ये पिंक कलर देते हैं जब ग्राम स्टेनिंग की जाती है, तो इसलिए ग्राम नेगेटिव कहते हैं। और ये फैकल्टेटिव एरोब्स है, या एनरोब्स भी कह लें आपके। ये एनअरोब्स कि ये ग्रो कर सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन के बगैर भी। नॉर्मली ये जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं। जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मैमल्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, उन सब में इंटेस्टाइन में इकोलाई प्रेजेंट होता है। देन हम देखेंगे कि कुछ इकोलाई अच्छे होते हैं जिन्हें गुड इकोलाई कहते हैं, और कुछ बैड होते हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 150 स्ट्रेन या सीरोटाइप्स मिली हैं इसकी इकोलाई के अभी तक जो ह्यूमंस में है। तो इसमें से जो मोस्ट ऑफ सीरोटाइप्स है ना, वो बेनिफिशियल होती हैं। ये हेल्प करती हैं डाइजेशन में। देन विटामिन की प्रोडक्शन में, विटामिन B12 एंड के विटामिन। और इसके अलावा बाकी ये हमारी बॉडी के अंदर एक सिम्बियोटिक रिलेशन बना के रखते हैं, हमारी बॉडी के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाती हैं ये। ना सिर्फ ये गुड स्ट्रेन्स होती हैं, इसमें कुछ बैड स्ट्रेन्स भी होती हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करवाती हैं, और ये टॉक्सिन डायरिया कॉज करता है। और इसके अलावा यूटीआई, ये सबसे ज्यादा यूटीआई के जो केस आएंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो इकोलाई की वजह से होता है मोस्टली। तो डायरिया और यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन आएंगे इकोलाई को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म क्यों यूज किया जाता है। सारी जितनी बैक्टीरियम स्पीशीज हैं उनके लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म यही है कि हम अगर बैक्टीरिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं किसी जनरली, तो इकोलाई को स्टडी करते हैं। उसकी रीजन यह है कि इसका जीनोम जो है बहुत सिंपल होता है। 4.6 मिलियन इसके बेस पेयर्स हैं, और इसमें जो जीन्स के नंबर है, जीन्स दैट इज 4300, मीन्स 4300 जीन्स इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं। और ये 1997 में कंप्लीटली सीक्वेंस हो चुका हुआ है, इसका जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज इजी टू ग्रो। इसे ग्रो करना बहुत इजी है कि यानी इस न्यूट्रिएंट, सिंपल न्यूट्रिएंट एगर जो है उस पर भी ये ग्रो हो जाता है। सिंपल न्यूट्रिएंट एगर, ये उस पर भी ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे जिस प्लेट पर ग्रो हो वहीं से हमें पता भी चल जाए कि ये इकोलाई है, तो मैकॉन की ऑगर को यूज किया जाता है, मैकॉन की एगर।
मकोनकी एगर पर जो इकोलाई होता है वो पिंक कलर देता है, पिंक कलर, और उससे हमें पता चल जाता है कि ये इकोलाई है। तो एक तो ग्रोथ इजीली ग्रो कर सकता है, इवन सिंपल न्यूट्रिएंट पर भी ग्रो कर सकते हैं, और दूसरा ये कि ये इजीली आइडेंटिफाई भी हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज इसकी ग्रोथ बहुत रैपिड है कि ये जो अगर ऑप्टिमम कंडीशन दी जाए इसे, ऑप्टिमम कंडीशंस में इसका जो ग्रोथ रेट है वो 20 मिनट्स है, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स में एक इक्वलाई 2 में शिफ्ट हो जाएगा, 2 में। तो ओवरनाइट के लिए अगर छोड़ दें इसे, ओवरनाइट के लिए अगर इन्हें छोड़ दें तो ऑलमोस्ट जो कॉलोनीज बनेंगी दैट इज 10⁸ इतने एक कॉलोनी बनेगी उसके अंदर इतने बैक्टीरिया होंगे, एक बैक्टीरिया से 10⁸ अगर ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया जाए। तो इतनी ज्यादा फास्ट ग्रोथ है। ये प्रॉपर्टीज हैं, एक तो इसका जीनोम हमें पता है, सीक्वेंस है सारे का सारा, सेकेंडली इसे ग्रो करना बहुत इजी है, और थर्ड वन ग्रो करना ना सिर्फ इजी है बल्कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत फास्ट है, इसीलिए हम इसे मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर भी यूज करते हैं। देन आते हैं हम इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कि ये रिप्रोडक्शन अपने जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करता है। ये 2 वे से करता है। नंबर 1 जो मोस्टली ये करता है बाइनरी फिशन से, ये जस्ट लाइक दैट यू कैन से माइटोसिस, एंड द नंबर 2 इज कॉन्जुगेशन के थ्रू करता है। तो बाइनरी फिशन में कैसे करता है ये? बाइनरी फिशन में सबसे पहले जो एक नॉर्मल इकोलाई का सेल है उसका साइज बड़ा हो जाता है, फर्स्ट साइज में बड़ा हो जाएगा, और इसके अंदर जो जीनोम होता है दैट इज डीएनए या न्यूक्लियोटाइड वो डबल हो जाता है इनिशियल स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या हुआ है कि एक जो सिंपल इकोलाई है वो उसकी लेंथ ज्यादा होगी और उसका जीनोम क्या हो गया, डबल हो गया। देन सेकेंडली क्या होता है कि इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन विल बिगिन टू स्प्लिट, ये स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे। ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा ये अपोजिट साइड पर चला जाएगा, और एट द एंड ऑफ दिस क्या होगा कि ये कंप्लीटली ये जो है बाउंड्री बन जाए, क्रॉस वॉल बन चुकी है, लेकिन ये क्या है अभी अटैच है एक दूसरे के साथ। अब कंप्लीटली इनकी सेल मेम्ब्रेन लेकिन दरमियान में क्रॉस वॉल बन चुकी हुई है, अब दोनों अलग अलग हो चुके हुए हैं। देन ये जो सेल्स एक दूसरे से अभी अटैच भी हैं ये सेपरेट हो जाएंगे और 2 सेल में शिफ्ट हो जाएगा। ये बाइनरी फिशन है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये देन थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में ये 2 सेल्स में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज बाइनरी फिशन। अब आते हैं कॉन्जुगेशन की तरफ। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि एक जो सेल होता है इकोलाई का उसके पास F फैक्टर होता है और उसे F प्लस कहते हैं, और दूसरा जो इकोलाई है दैट इज F नेगेटिव। उन्हें रिसिपिएंट भी कहते हैं क्योंकि वो रिसीव करेंगे ये F फैक्टर्स को। इसमें क्या होता है कि ये दोनों सेल आपस में करीब आते हैं और इनके जो ये पिल्लाई होते हैं, इनका स्पेशल पिल्लाई होता है दैट आर सेक्स पिल्लाई, उनके थ्रू क्या बनती है कॉन्जुगेटिव ट्यूब बनती है। ये आपस में जुड़ते हैं सेक्स पिल्लाई के थ्रू। तो ये आपस में मिलकर पहले ट्यूब बनाते हैं, देन ट्यूब बनाने के बाद ये जो दरमियान ये वाला F फैक्टर है ये रेप्लिकेट होके उस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी रेप्लिकेशन होगी और साथ साथ ये ट्रांसफर होता जाएगा उस तरफ, और इस तरह ट्रांसफर वहां पर भी होता गया और अल्टीमेटली ट्रांसफर होते होते वहां पर भी क्या है बनना स्टार्ट हो जाएगा, वही कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। एट द एंड क्या होता है कि दोनों के पास F फैक्टर आ जाता है और एक दूसरे से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जो कॉन्जुगेटिंग ट्यूब है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह अगर कुछ ऐसे इकोलाई जो नॉर्मली पैथोजेनिक नहीं होते लेकिन उनके पास प्लाज्मिड ऐसा आ जाता है जिनके ऊपर पैथोजेनिक जीन होता है थ्रू कॉन्जुगेशन, तो वो पैथोजेनिक बन जाते हैं। अब आते हैं रोल ऑफ इकोलाई इन बायोटेक्नोलॉजी। इन बायोटेक्नोलॉजी में इकोलाई का क्या रोल है? बायोटेक्नोलॉजी के जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें आपको पता प्लाज्मिड यूज किया जाता है, प्लाज्मिड और देन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियोटाइड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये
फर्स्ट टाइम इकोलाई से एक्सट्रैक्ट किए गए थे और ये इकोलाई के बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। देन कोई प्रोटीन है, आप चाहते हैं अपने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन करवाना चाहते हो तो इकोलाई को यूज किया जाता है, क्योंकि इकोलाई आपको पता है 20 मिनट्स में डबल हो जाता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा कि ओवरनाइट में 10⁻⁸ सेल्स होंगे, तो इतने सेल्स में से अगर प्रोटीन कंटेंट सेपरेट आउट करते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं, तो काफी ज्यादा उसकी मास प्रोडक्शन हो जाती है। ये इंडस्ट्रियल लेवल पर करवाया जाता है। और इसके अलावा अगर कुछ जो मॉडिफाइड इकोलाई होते हैं उनको वैक्सीन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीन के साथ साथ इन्हें बायो रेमिडिएशन, जो पोल्यूशन को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो जितनी भी ज्यादा ये वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन होती है उसके लिए क्या यूज किया जाता है, मॉडिफाइड इकोलाई को। देन उसके बाद इमोबलाइज एंजाइम, जो कि जैसे कि यूज होते हैं ये एंजाइम उसमें एलाइजा वगैरह में, तो इनकी प्रोडक्शन के लिए भी इकोलाई का यूज किया जाता है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो ह्यूमन इंसुलिन है उसकी भी प्रोडक्शन करवाई जा रही है इकोलाई के थ्रू। बट इसका एक ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक इसका यह है कि इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से अगर कुछ प्रोटीन्स है जिन्हें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन चाहिए होती है ताकि वो एक्टिवली वर्क कर सके, जैसे कुछ एंजाइम्स हैं, तो वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन से गुजरेंगे तो तब ही प्रॉपरली वर्क कर सकेंगे। अगर ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो क्या होगा, वो प्रोटीन प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, यानी इनएक्टिव प्रोटीन होगी। तो ये इसका ड्रॉबैक है।